हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट अनमोल मल्होत्रा आपके साथ। तो मैं आज आरटीआई एक्ट 2005 क्यों डेड होने वाला है आगे जाके, क्या उसके मेन रीजंस हैं, वो मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं। जैसे कि मेरा हैशटैग मेरा इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे ये चल रहा था कि आरटीआई एक्ट डेड, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या वीडियो बनने वाली है क्या नहीं। तो कुछ ऐसा उसके अंदर मेरे को वीडियो के अंदर ये बताना है कि ये आने वाले टाइम में इस एक्ट की वैल्यू बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगी, क्योंकि अगर आज इस एक्ट को ढंग से फॉलो नहीं किया गया और इस एक्ट को ढंग से फॉलो नहीं करवाया गया तो हम ना तो कभी गवर्नमेंट से किसी चीज़ के बारे में पूछ पाएंगे, क्योंकि इस एक्ट को बनाने का मतलब ही यही था कि ट्रांसपेरेंसी हो। और ट्रांसपेरेंसी कैसे रहेगी अगर हम एक एक दो दो साल तक अपनी आरटीआई एप्लीकेशंस का जवाब मांगते रह जाएंगे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से इस एक्ट का जो कि प्रीएम्बल है, जो कि ट्रांसपेरेंसी के बारे में सबसे ज़्यादा बात करता है, कहीं ना कहीं ये एक्ट ट्रांसपेरेंसी के लेवल तक पहुंच पाएगा? क्या हम कभी गवर्नमेंट से ये पूछ पाएंगे? कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर इसी तरीके से गवर्नमेंट हमारे को हर इन्फॉर्मेशन को डिनाई करती रहेगी तो हम कभी भी इन्फॉर्मेशन नहीं मांग पाएंगे, और जो हमारे टैक्सेस का पैसा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यूज़ कर रही है हम उसका पता नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि जैसे अगर हम डिफ़ॉल्टर की लिस्ट भी ऐसे अगर देखा जाए तो आजकल बैंक्स की डिफ़ॉल्टर की लिस्ट आरटीआई द्वारा मांगी जा रही है, लेकिन उसको ना आरबीआई दिलवा रहा है ना सीआईसी दिलवा रहा है। सीआईसी की जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है स्टे ऑर्डर इशू करना, और सीआईसी उस पर स्टे ऑर्डर इशू कर रहा है। सीआईसी के पास सिविल कोर्ट को लेकर जो कि सिविल कोर्ट के पास अथॉरिटीज़ हैं, वो सब अथॉरिटीज़ सीआईसी के पास हैं, लेकिन सिर्फ किसके रिगार्डिंग? समन्स इशू करने के रिगार्डिंग, डब्ल्यूएस फाइल करने के रिगार्डिंग, किसी की विटनेस है तो उसको विटनेस को कंपेल करने के रिगार्डिंग। तो इस तरीके की पावर है सीआईसी के पास। सीआईसी के पास कभी पावर नहीं है, सीआईसी ने कभी पास में स्टे ऑर्डर इशू नहीं करा था। सो इवन द जो हमारा एपेक्स कोर्ट है उसकी जजमेंट जयंतीलाल मिस्त्री वर्सेस आरबीआई 2015 में जो कि हमारे को दी गई थी, उसको भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। सीआईसी अपना ही एक अलग लेवल पे टेंजेंट पे जाके इंफॉर्मेशन रोक रहे हैं, स्टे ऑर्डर इशू कर रहे हैं। कम से कम 10 से 12 आरटीआई ऐसी आ चुकी हैं जिसमें डायरेक्ट स्टे ऑर्डर इशू गए। मैं बैंक्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये सीआईसी और आरबीआई दोनों को सोचना होगा, क्या वो इंडिविजुअल प्राइवेट बैंक्स को फॉलो करना चाहते हैं या वो हमारा जो पब्लिक एट लार्ज है। आरटीआई एक्ट का लाने का मकसद यही था, जो पब्लिक एट लार्ज है हमारी, उसके वेलफेयर को सोचना है आपको, ना कि आपको इंडिविजुअल बैंक्स या इंडिविजुअल बॉडीज़ के वेलफेयर के बारे में सोचना है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आजकल आरटीआई एक्ट को पीआईओज ढंग से फॉलो कर भी रहे हैं। उनका मैं रीज़न्स बताता हूँ क्या क्या रीज़न्स रहते हैं। सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि जो कि पीआईओ है हम उसके पास एप्लीकेशन फाइल करते हैं आरटीआई की, 30 दिन के अंदर पीआईओ को जवाब देना होता है। इट्स ओके, 30 दिन ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट ज़्यादा नहीं है, तो 30 दिन के अंदर उन्हें जवाब देना होता है। अगर वो 30 दिन के अंदर जवाब नहीं देते हैं तो हम उसी डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटी पे एक फर्स्ट अपील फाइल करते हैं। उसका भी कुछ टाइम पीरियड है जो कि मैं बताऊंगा बाद में। तो इसमें क्या रहता है कि पीआईओ के पास हम एप्लीकेशन लगाते हैं, तो 30 दिन के अंदर पीआईओ को हमारे को जवाब देना होता है। फिर हम आगे फर्स्ट अपील फाइल करते हैं। अगर हम फर्स्ट अपील से ही सेटिस्फाइड नहीं है तो हम आगे सेकंड अपील के लिए जाते हैं। जो हमारी सेकंड अपील रहती है सीआईसी के पास, जो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है। और दूसरी, अगर हम स्टेट्स के बारे में बात करें, दूसरे स्टेट्स में तो कई जगह स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में जिन्हें हम एसआईसी बोलते हैं। तो मेन ये पावर है कि पीआईओ के पास फिक्स टाइम पीरियड है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास फिक्स टाइम पीरियड है कि इतने टाइम पीरियड में इसे डिस्पोज ऑफ करना है। पीआईओ के पास फिक्स एक टाइम पीरियड दे रखा है कि इसे इतने पीरियड में डिस्पोज ऑफ करना है। लेकिन जब हम सेकंड अपील की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा, कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, ना सीआईसी के पास ना एसआईसी के पास, कि कितने टाइम पीरियड के अंदर इन्हें एप्लीकेशन को हियर करना है या उसे डिस्पोज ऑफ करना है। डिस्पोज ऑफ ये मैं आने वाले अपनी वीडियो में दिखाऊंगा। मेरे पास आरटीआई का जवाब आया है सीआईसी के पास से ही, तो उसमें सीआईसी ने साफ लिखा हुआ है कि हमारा कोई टाइम बाउंड लिमिट नहीं है, ना हमारे को किसी एक्ट के अंदर टाइम बाउंड लिमिट दे रखी है कि हम एप्लीकेशन कितने टाइम में और कितने टाइम में डिस्पोज ऑफ करेंगे, कितने टाइम में हियर करेंगे। ये हमारे ऊपर है, हम कितने टाइम में लगाते हैं। तो सबसे बड़ा मेन रीज़न जो सबसे बड़ा जो हमारा मेन रीज़न है, सीआईसी और एसआईसी के पास कोई टाइम पीरियड नहीं है।
कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, जो कि हमारा सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि हमारे को जस्टिस डिलेड किया जा रहा है। हमारे जो आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस हैं, आरटीआई एक्ट के जो हमारे प्रोविजंस हैं 2000 आरटीआई एक्ट 2005 के जो हमारे प्रोविजंस हैं उनका ग्रॉस वायलेशन किया जा रहा है। जब हमारे को इन्फॉर्मेशन ही टाइम पे नहीं मिलेगी, नॉट विद इन टाइम, तो ये हमारे एक्ट का, इस एक्ट का नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे को इन्फॉर्मेशन, जिस टाइम पे इन्फॉर्मेशन हमारे को चाहिए, अगर हमारे को उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, इन्फॉर्मेशन अगर हमारे को एक एक दो दो साल तक मिलती है, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन, हमारा आर्टिकल 19 जो है वो वॉयलेट होगा, क्योंकि आर्टिकल 19(1) से ही हमारा आरटीआई एक्ट निकल के आया है, हमारे आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस का वॉयलेशन होगा। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? फिर इसके लिए हमें, अगर हम सीआईसी और एसआईसी के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है, देन वी शुड फाइल एन writ petition in the High Court and the Supreme Court. High Court under 226, Article 226, and under in Supreme Court under Article 32. तो अगर हम इस तरीके से पूरा प्रोसीजर समझ लें तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हर चीज़ के लिए जाना एक टाइप इम्पॉसिबल हो जाता है। और यहाँ सीआईसी और एसआईसी जो है, यहाँ पे अगर इनको एक टाइम बाउंड लिमिट दे दिया जाए कि इतने टाइम में आपको अपील्स को डिस्पोज ऑफ करना है, तो कहीं ना कहीं तक मैं ये मानता हूँ कि सीआईसी और एसआईसी को अगर टाइम बाउंड लिमिट, इनको भी टाइम पीरियड फिक्स कर दिया है 30 डेज़ का या 60 डेज़ का, कि 60 डेज़ के अंदर, मैक्सिमम 60 डेज़ के अंदर इन्हें अपील को डिस्पोज ऑफ करना है, और 30 डेज़ के अंदर इन्हें अपील को हियर करना है, और 60 डेज़ के अंदर मैक्सिमम पीरियड में इनको डिस्पोज ऑफ करना है। अगर ये टाइम पीरियड फिक्स कर दिया है सीआईसी और एसआईसी के पास, तो मैं मानता हूँ कि बहुत हद से ज़्यादा तो हमारी आरटीआई एक्ट की पेंडेंसीज हैं, अराउंड 29,000 केसेस के अराउंड अभी भी पेंडेंसी चल रही है हमारी सीआईसी के अंदर, जो कि सीआईसी की वेबसाइट पे चेक करा जा सकता है। हर एक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर पे अगर मैं चेक करूं तो अराउंड 3,500 अप्रॉक्सीमेटली, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट फिगर, अप्रॉक्सीमेटली मैं कह रहा हूँ 3,500 केसेस हर एक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर पे अप्रॉक्सीमेटली पेंडिंग चल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर इतनी पेंडेंसी चलेगी और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स को भी बढ़ाया नहीं जाएगा, और दूसरी बात क्या निकल के आती है, जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स अपॉइंटेड है ना, वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंटेड हैं। वही ब्यूरोक्रेट्स जो कि पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है उसके अंदर ही वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में काम कर चुके हैं, जब वो रिटायर हो चुके तो उन्हें इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया गया। अगर इस तरीके से इन लोगों को इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया जाएगा, तो हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है एक्ट के अंदर, वो किस तरीके से हम ट्रांसपेरेंसी मानेंगे कि हमारे को ट्रांसपेरेंसी मिल रही है किस तरीके से। तो ये जो हमारा आरटीआई एक्ट है, अगर हम देखें तो आज के टाइम में बिल्कुल लेस वैल्यू हो गई है इसकी, डिग्रेड कर दिया गया है। कोई जवाब देना नहीं चाहता, ना पीआईओ जवाब देना चाहता है, ना फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी जवाब देना चाहती है। और हम अगर पीआईओ और फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी जवाब नहीं भी देती है, अगर हम सीआईसी एसआईसी पे पहुंचते हैं तो हमारे को 2 साल तक लग जाते हैं। जैसे मेरी रिसेंट एक आरटीआई मैंने ही खुद फाइल करी थी, तो इसके अंदर मैंने कंप्लेंट करी एक्साइज पीआईओ के अगेंस्ट, दिल्ली एक्साइज पीआईओ के अगेंस्ट। तो वहाँ पे क्या निकल के आता है कि जब मैंने एक एप्लीकेशन फाइल करी, तो मेरी एप्लीकेशन की हियरिंग ही सीआईसी और एसआईसी के अंदर, सीआईसी के अंदर जब मैंने अपनी हियरिंग की डेट मांगी, तो मेरी सीआईसी के अंदर ही डेट निकल के आई है कम से कम 2 साल के बाद। 2 साल के बाद मेरे को सुना गया, 2 साल के बाद मेरे को सुना गया। मेरे को इन्फॉर्मेशन कब चाहिए थी? 2019 में मेरी जब आरटीआई फाइल करी थी मैंने, तब चाहिए थी। मैंने अब जब भी उसके बाद 30 दिन का टाइम मेरे को दिया, उसके 30 दिन के अंदर मेरे को आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया। मैंने उसका वेट किया, देन मैंने अप्रोच किया अंडर सेक्शन 18, जो मैंने यहाँ बताया था, अंडर सेक्शन 18 मैंने अप्रोच करा। किसको? अंडर सेक्शन 18 मैंने सीआईसी को अप्रोच करा। सीआईसी को अप्रोच करने के बाद जब मैंने अपनी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 18 फाइल करी, कैसे फाइल करनी होती है अंडर सेक्शन 18? अंडर सेक्शन 18 के अंदर क्या दिया हुआ है कि अगर आप पीआईओ आपको 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन का जवाब नहीं देता, या किसी भी तरीके का कुछ ऐसा एक्ट करता है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है, तो आप अंडर सेक्शन 18 ऑफ आरटीआई एक्ट एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको आरटीआई एप्लीकेशन की कॉपी, अपनी अंडर सेक्शन 18 की कंप्लेंट की कॉपी, और प्रिस्क्राइब फी जो आपने पे करी है 10 रुपये की, जो कि आरटीआई एक्ट में हर किसी को पे करनी होती है, खाली उन लोगों को छोड़ के जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है उन्हें नहीं पे ऑफ करना पड़ता, तो उसकी सबकी कॉपी लगा के एक आरटीआई को आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं इस तरीके की कंप्लेंट, या फिर आप डाक के थ्रू भी भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट के थ्रू। वो मेरा ऐसे ही निकल के आया था। 2 साल बाद मेरे को सीआईसी ने हियरिंग के लिए बुलाया, वो भी ऑनलाइन मेरी हियरिंग हुई। तो 2 साल के बाद मेरी जब हियरिंग हुई, उसके बाद भी मेरे को
सुना गया, उसके बाद मैंने पेनल्टी इम्पोज करने के बोला गया, लेकिन आज तक की डेट है कि WS के अंदर PIO ने एडमिट कर लिया है, तब भी अभी तक CIC ने उस पर पेनल्टी इम्पोज नहीं करी है। कहीं ना कहीं अभी तक CIC ने उस पर पेनल्टी इम्पोज नहीं करी है। 2 साल तक CIC ने अपने केस में, अपने ऑर्डर में खुद एक्सेप्ट करा है, मेरे ऑर्डर के अंदर, कि ग्रॉस वायलेशन हुआ, RTI एक्ट का इनजस्टिस दिया गया है, लेकिन फिर भी मेरे को अभी तक किसी भी तरीके का जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया गया है। मेरा CIC से सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट थी अपने WS में भी कि आप इस पे पेनल्टी लगाई जाए PIO के ऊपर 25,000 रुपये। क्यों? क्योंकि अंडर जो हमारा RTI एक्ट है उसके अंदर दिया गया है साफ साफ कि 250 रुपये पर दिन के हिसाब से पेनल्टी इम्पोज करी जाती है PIO के ऊपर। अगर आप इस तरीके से CIC जस्टिस प्रोवाइड करेगा तो फिर RTI एक्ट का हम क्या माने कि RTI एक्ट हमारा रह गया है। RTI एक्ट तो हमें एक तरीके से यही मान लेना कि RTI एक्ट जो है हमारा वो डेड हो चुका है, डेड हो चुका है, या आने वाले टाइम में बिल्कुल ही डेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम RTI एक्ट को कैसे सेव कर सकते हैं? तो RTI एक्ट को हम इसीलिए सेव कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि CIC और SIC, हमारे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है, सबसे पहले इनको टाइम बाउंड करा जाए। 60 दिन मैक्सिमम इनको दिए जाएँ कि जिसके अंदर ये अपील को डिस्पोज ऑफ कर दें, जिससे इनकी जो पेंडेंसी है वो भी रिमूव होती चली जाएगी और जो CIC SI है अपने वर्क को भी एफिशिएंटली और स्मूथली कर पाएंगे और इस तरीके से हमारे को जस्टिस भी मिल पाएगा। तो जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड वाला कंसेप्ट नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब हमारे को इन्फॉर्मेशन अगर 2019 में RTI लगाई है तो हमारे को इन्फॉर्मेशन 2019 में ही मिले तो ज़्यादा बेहतर है। अगर 2021 तक मिलती है तो हमारा भी उस इन्फॉर्मेशन का कोई यूज़ नहीं रह जाएगा और इस एक्ट का तो कोई यूज़ रह ही नहीं जाएगा। ये एक्ट तो फिर किसी भी तरीके से वैल्यू नहीं रह जाएगी इस एक्ट की और हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो भी ब्रीच किया जाएगा। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि इस एक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जाने और जो जो सेक्शंस मैं अब बताने जा रहा हूँ कि वो सारे सेक्शंस ज़रूर पढ़ें इस RTI एक्ट के। मेन इस RTI एक्ट के जो आपके सेक्शंस पढ़ने, सबसे पहले पढ़ना है आपको सेक्शन 2F, देन आप पढ़िए सेक्शन 8 जो कि एग्जेम्पशंस के बारे में देता है। एग्जेम्पशंस मतलब कि कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो कि RTI एक्ट में डिस्क्लोज नहीं करी जा सकती, नॉट डिस्क्लोज्ड। उसके बाद एक सेक्शन 2 के बाद मैं लेने वाला था, उसका वो रह गया मेरा, तो जिसका है सेक्शन 6(3). इसके अंदर है कि आप जब भी अपनी RTI की एप्लीकेशन फाइल करें तो सेक्शन 6(3) को जरूर मेंशन करें अपनी RTI एप्लीकेशन में। इससे PIO के ऊपर आप एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देंगे कि अगर PIO ट्रांसफ़र नहीं करता है किसी भी एप्लीकेशन को अंडर सेक्शन 6(3) उस पर्टिकुलर बंदे के पास जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी PIO के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके पास RTI एप्लीकेशन आई है, तो वो उसे ट्रांसफ़र करेगा अंडर सेक्शन 6(3) किसी उस पर्टिकुलर पर्सन के पास, उस डिपार्टमेंट के, उसके खुद के, जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन उसे लग रहा है कि उसके पास होगी। तो ये अपने RTI एप्लीकेशन में 6(3) का हवाला ज़रूर देना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं कहूँ तो सेक्शन 11 को ज़रूर पढ़ें। सेक्शन 11 बात क्या करता था? सेक्शन 11 बात करता था थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन की, कि थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के केस में अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को मांगते थर्ड पार्टी से रिलेटेड है तो क्या होगा, इसको ज़रूर पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद आप एक सेक्शन 18 को ज़रूर देखें। सेक्शन 18 देखना बहुत ज़रूरी है। ये है कंप्लेंट्स वगैरह के बारे में कि CIC वगैरह में या SIC में आप कंप्लेंट्स को कैसे कर सकते हैं PIO के अगेंस्ट। तो आप ये सेक्शन जब सब देख लेंगे तो उसके बाद आप जो मैं एक सेक्शन बताने जा रहा हूँ आपको, सेक्शन 21 इसे ज़रूर पढ़ें, सेक्शन 22 इसे ज़रूर पढ़ें। तो लेकिन जो मेन एग्जाम्पशन है ना, जो मेन सेक्शन है जिसके भी आप पे PIO अपने आप को इम्यून करने की कोशिश करते हैं वो सेक्शन 8 है। वो हर चीज़ जिस इन्फॉर्मेशन का जवाब नहीं देना चाहते हैं वहाँ वो सेक्शन 8 को कोट कर देते हैं और वो कह देते हैं जी हम इससे एग्जम्प्टेड है इन्फॉर्मेशन देने से। तो ये मेन सबसे ज़्यादा PIO का रोल रहता है, इस सेक्शन 8 को कोट कर दो। जिसे RTI एक्ट के बारे में नहीं पता होगा और ऐसी RTI एक्ट लगाई होगी वो आगे कुछ इसमें कर नहीं पाएगा और सेक्शन 8 का हवाला देते हुए वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करते और वो वहीं RTI एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो इसमें ये रहता है। और जब आप सेक्शन 2F को पढ़ें तो इसको डिटेल में पढ़ें, यहाँ से पता चलेगा कि आप इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है। ये बात करता है इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन के बारे में। तो यही सब मैं बताना चाह रहा था कि तो अगर फ्यूचर में हम इस एक्ट को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो मेरा मेन लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझें, RTI एक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इसका डीप में नॉलेज रखें और इस एक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट करने की कोशिश करें। इस एक्ट को मरने ना दें बिल्कुल भी, क्योंकि अगर
PIO इसी तरीके से हमारे को जवाब नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में इस एक्ट को बिल्कुल रिपील कर दिया जाएगा। और गवर्नमेंट यही चाह रही है कि इस एक्ट को किसी न किसी तरीके से रिपील कर दिया जाए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि, और अपने एडवोकेट से, जो भी एडवोकेट्स हैं, RTI एक्टिविस्ट हैं, तो उनसे यही सब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बस कि इस एक्ट को प्रिवेंट करें कैसे भी करके। PIO वगैरह पे इस तरीके से RTI फाइल करें। नॉमिनल 10 रुपये की फ़ी पे ऑफ करनी पड़ती है। आप ऑनलाइन भी RTI फाइल कर सकते हैं किसी भी तरीके से। मैं अपनी email ID मेंशन कर रहा हूँ। अगर आपको RTI फाइल करने में किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अनमोल मल्होत्रा 984@gmail.com। तो ये मेरा छोटी सी एक वीडियो थी। थैंक यू, नमस्कार।